दोस्तों नमस्कार। हरियाणा में आज ही नई सरकार ने शपथ ले ली। जम्मू कश्मीर में कल ही नई सरकार ने शपथ ले ली। आपने शपथ ग्रहण समारोह अगर देखा हो तो फिर ध्यान दीजिए, हर कोई मौजूद था। जिसकी सरकार बन रही है उसके साथ खड़े हुए तमाम राजनीतिक दलों की मौजूदगी, उन नेताओं की मौजूदगी जो रूठे हुए रहते हैं, उन नेताओं की भी मौजूदगी जो सीधे तौर पर ना तो जम्मू कश्मीर के शपथ ग्रहण में जम्मू कश्मीर में कोई राजनीति साधते हैं या फिर हरियाणा के भीतर राजनीति साधने के लिए उस राजनीतिक दल की जरूरत है। लेकिन बावजूद इसके ताकत ताकत का एहसास कैसे कराया जाए और यह बताया जाए कि हम एकजुट हैं। और एकजुटता का मतलब यह है कि समूची एनडीए आज हरियाणा में नजर आई। जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो उसमें हर कोई मौजूद था, ना सिर्फ बीजेपी के तमाम नेता बल्कि एनडीए के भीतर जो सरकार चल रही है और उसमें चलाने वाले आप चंद्रबाबू नायडू का भी नाम ले लीजिए, और दिल्ली में भी तो सरकार चलाने वाले एलजी का नाम भी ले लीजिए, उनकी भी मौजूदगी इस शपथ ग्रहण समारोह में थी। नितिन गडकरी भी मुस्कुराते हंसते हुए देवेंद्र फडणवीस से बातचीत कर रहे थे। दरअसल यह इस बात का एहसास है कि अगर जरा भी से भी बिखर गए तो फिर सत्ता चली जाएगी। यानी मजबूती के साथ इस दौर में खड़े होना है। और यही परिस्थिति कल जम्मू कश्मीर में नजर आई, जहां समूचा इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा था। लेकिन अब सवाल महाराष्ट्र का है, उस महाराष्ट्र का जिसके भीतर इससे पहले सामान्य तौर पर 4 राजनीतिक दल हुआ करते थे, लेकिन बीते 5 वर्षों की अजब गजब राजनीति ने 4 के बदले 6 राजनीतिक दलों को सामने लाकर खड़ा कर दिया। शिवसेना 2 हिस्सों में, एनसीपी 2 हिस्सों में। हिंदुत्व का नाम लेते लेते उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ खड़े हैं। सेकुलरिज्म का नाम लेते लेते अजीत पवार बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ खड़े हैं। कहां पर वोट कौन देगा और वोट का मतलब क्या वाकई यही है कि हिंदुत्व या सेकुलरिज्म के आसरे वोट पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। गठबंधन की राजनीति में आपको एक साथ खड़े होना है। और महाराष्ट्र की राजनीति में आप पहली बार नजारा उस गठबंधन का देखने वाले हैं जिस गठबंधन की पूरी आस या पूरा अस्तित्व महाराष्ट्र चुनाव से जाकर जुड़ गया है। हरियाणा में कांग्रेस क्या हारी, इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दलों ने उन्हें घेर लिया। और अब महाराष्ट्र में यह तय हुआ है कि हर राजनीतिक दल चुनाव लड़ ले, वो चाहे सीपीआई हो चाहे सीपीएम हो। सीपीआई और सीपीएम तो इससे पहले भी चुनाव लड़ती थी। वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी भी तो चुनाव लड़ती थी। 2 विधायक तो उसके हैं, उसमें एक भिवानी ईस्ट से जीते थे और दूसरे मानखुर्द शिवाजीनगर से जीते थे। केजरीवाल भी आकर खड़े हो जाएं, ममता बनर्जी को भी लाने का प्रयास महाराष्ट्र में हो रहा है। कम से कम औपचारिकतावश ही सही, लेकिन एक सीट पर वह चुनाव जरूर लड़े। पहला मैसेज यही है कि इंडिया गठबंधन सामूहिकता के साथ महाराष्ट्र का चुनाव लड़े। उसमें सवाल एमवीए का नहीं रहे, सवाल इंडिया का रहे। और इंडिया का हर बड़ा कद्दावर नेता चुनाव प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र की जमीन पर आए, सीधे तौर पर बीजेपी को निशाने पर ले, इस बात का एहसास कराए कि शिवसेना कैसे असंवैधानिक तौर पर तोड़ी गई, इस बात का एहसास कराए कि दरअसल करप्शन बीजेपी के लिए कोई मायने रखता नहीं है। और इस फहरिस्त में जो नए नए रास्ते बनाने की कोशिश अब इंडिया गठबंधन कर रहा है वो वाकई हैरत अंगेज है। हैरत अंगेज इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र का किला अगर जीत नहीं पाया इंडिया गठबंधन तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस बात का एहसास उसे हो चला है, क्योंकि सबसे ज्यादा राजनीतिक दलों के गठजोड़ के साथ हरियाणा ही वो राज्य माना जा रहा था जहां से जीत मिलेगी और उसके बाद महाराष्ट्र में जीत मिलेगी। हरियाणा में कांग्रेस अपने बूते चल पड़ी, हार मिल गई। महाराष्ट्र में यह गलती नहीं होनी चाहिए।
इसीलिए सवाल सिर्फ उद्धव ठाकरे या शरद पवार भर का नहीं है। स्थिति यह भी है कि कांग्रेस अपने कोटे की सीट भी देने को तैयार है और यह मैसेज वो देना चाहती है कि समूचा इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा है। इसके लिए जो 5 रास्ते अपनाए जा रहे हैं, उन 5 रास्तों पर बात हो उससे पहले हमें लगता है तस्वीर दर तस्वीर आज परखते चलिए। पहले तो आज की ही तस्वीर देख लीजिए। यह तस्वीर आज हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का है। ध्यान से देखिएगा इस तस्वीर को। दिल्ली के एलजी बैठे हुए दिखाई देंगे। नितिन गडकरी हंसते मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। चंद्रबाबू नायडू को अहमियत इतनी ज्यादा कि हर कोई खड़ा हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है गद्दी पर वो अगर बैठे हैं तो चंद्रबाबू नायडू ही वो वजह है। इसीलिए तो उनको क्लीन चिट उन मामलों में भी दे दी गई जिन मामलों को लेकर 2 महीने तक उन्होंने जेल में गुजारा किया और चुनाव प्रचार के वक्त उसका बहुखूबी जिक्र बीजेपी करने से चूकी नहीं थी। तो राजनीतिक तौर पर हर समीकरण के आश्रय महाराष्ट्र में आपके कदम पड़े उससे पहले इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर आज की है। हर राज्य का मुख्यमंत्री मौजूद है, हर ताकतवर शख्स मौजूद है, हर किसी की मौजूदगी एनडीए की ताकत का एहसास कराती है। प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं, गृह मंत्री भी मौजूद हैं, हर कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद है। और क्या चाहिए? और एक दिन पहले यही परिस्थिति तो कश्मीर में थी, जब उमर अब्दुल्ला शपथ ले रहे थे मुख्यमंत्री पद की। राज्य का दर्जा मिला नहीं है, लेकिन हर किसी को इस बात का एहसास है कि अगर एक साथ नहीं खड़े हुए तो कांग्रेस उनकी राजनीतिक जमीन को छीन लेगी। इसीलिए इस तस्वीर को भी पहले देख लीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र के 5 रास्तों को हम पकड़ना शुरू करें उससे पहले इन तस्वीरों को देख लेने की जरूरत है, जिसमें राहुल गांधी फुसफुसाहट के साथ अखिलेश यादव से बात कर रहे हैं। हर किसी को इस बात का जोश है और उस जोश के साथ यह चिंतन भी है कि यह एकजुटता क्या वाकई महाराष्ट्र में जीत दिला देगी, क्योंकि महाराष्ट्र तो यूपी के बाद सबसे बड़ा राज्य है हर दृष्टि से, और हर दृष्टि से बीजेपी के लिए यह एक अमूल्य राज्य भी है, जहां पर गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र की परिस्थिति कॉरपोरेट के भीतर भी समा जाती है, राजनीतिक तौर पर भी है। लेकिन पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। एकजुटता का मतलब हरियाणा की हार के बाद इंडिया गठबंधन के भीतर कैसे छा गया, उसको परखिए। In accordance to the Constitution and the law, I, which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. अच्छा है एकजुटता का एहसास इंडिया गठबंधन को हो चला है। अच्छा, इस देश के भीतर जिन मुद्दों को लगातार राहुल गांधी उठा रहे थे, हरियाणा चुनाव के बीच वो गायब सा हो गया। लेकिन अच्छा है कि इस गठबंधन के आश्रय क्या ये पहुंच और पकड़ महाराष्ट्र के किले को जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। इसीलिए महाराष्ट्र को लेकर पहली घेराबंदी इसी बात को लेकर है कि सिर्फ
शरद पवार या उद्धव ठाकरे या राहुल गांधी से काम नहीं चलेगा। आपको चौतरफा हमला, वो चाहे छोटे छोटे वोट बैंक को लेकर ही क्यों ना हो, आपको वहां पर हर उसकी मौजूदगी लेकर आनी ही होगी, जिससे इस बात का एहसास हो कि महाराष्ट्र का चुनाव सही मायने में 2024 के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर लचर जा रहा है। इसीलिए स्टालिन भी वहां चुनाव प्रचार करने आएंगे। ममता बनर्जी को मनाया जा रहा है, आप कम से कम चुनाव प्रचार के लिए 3 रैलियां जरूर कीजिए। वो मुंबई का इलाका हो, वो विदर्भ का इलाका हो, वो मराठवाड़ा का इलाका हो, इन 3 जगहों पर आपकी मौजूदगी रहनी चाहिए। और वह चुनाव भी लड़ें, सिंबॉलिक ही सही, लेकिन एक सीट पर जरूर लड़ें। और यह अलग मसला है कि वह एक नहीं, टीएमसी के लोग कहते हैं कम से कम 3 सीटों पर तो लड़ना चाहिए अगर 3 रैलियां ममता बनर्जी करेगी तो। अब इसके सवाल के साथ साथ दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की धूम थी, धूम राजनीतिक सत्ता को लेकर नहीं, आंदोलन को लेकर थी। उस वक्त दिल्ली के बाद सबसे बड़ी रैली कहीं पर हुई थी तो वो मुंबई ही था। और मुंबई में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी क्या चुनाव प्रचार के साथ साथ इंडिया गठबंधन के आश्रय चलेगी? और उनकी रैली कम से कम होनी चाहिए उन तमाम जगहों पर जिसमें मुंबई भी हो और नागपुर भी हो। इन दोनों को पाटते हुए इंडिया गठबंधन अरविंद केजरीवाल को भी हरियाणा में चाहे समझौता नहीं हो पाया और इसका खामियाजा सबने भुगत लिया। लेकिन बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र को गंवाने का मतलब क्या कुछ हो सकता है? यह 5वां सवाल है। यह तो पहला सवाल चल रहा है जिसमें इंडिया गठबंधन को एक साथ जोड़ने की कवायद है, और उस कवायद में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी इससे पहले 2 सीटों पर जीत चुकी है। अबू आजमी मानखुर शिवाजीनगर से जीते थे, भिवंडी ईस्ट में भी उनकी मौजूदगी जीत के साथ हुई थी समाजवादी पार्टी की। लेकिन राज्य में कुल 5 से 6 सीटों को समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिया जाए। यह अलग मसला है कि वो कह रही है कि रैलियां अगर अखिलेश यादव करेंगे तो कम से कम 10 सीटें मिलनी चाहिए। और 288 में 10 कोई मायने रखती नहीं है। जहां पर यादव, जहां पर उत्तर प्रदेश, वह भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लोगों की मौजूदगी, माइनॉरिटीज यानी मुस्लिमों की मौजूदगी, वहां पर चुनावी जीत अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के जरिए मिल सकती है, तो उसको लेकर 6 सीटें तो दी जा सकती है, 5 से 6 सीट। यानी अखिलेश यादव भी रैली करने के लिए वहां पर जरूर रहें। सीपीआई और सीपीएम की मौजूदगी तो वहां पर पहले से रही है, सीपीएम के विधायक भी हैं वहां पर। स्टालिन को भी वहां पर आना है और फारूक अब्दुल्ला को भी जम्मू कश्मीर से चलकर आना है। वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूती और उनकी अपनी राजनीतिक सत्ता ने जो जीत हासिल की है, जबरदस्त जीत हासिल की है जम्मू कश्मीर में, और इस तरीके से सरकार बनाई है जहां सिर्फ कश्मीर नजर ना आए बल्कि जम्मू भी नजर आए, तो इस अंदाज में जिस बात का जिक्र मोहब्बत के आसरे और सबको एक साथ लेने और चलने के आसरे है, उस बात का जिक्र फारूक साहब पहुंचे महाराष्ट्र के भीतर। यह रणनीति का पहला हिस्सा है जिसमें हर किसी को पहुंचना है, जाना है, चुनाव लड़ना है, उसकी मौजूदगी होनी चाहिए। अखिलेश यादव तो कल ही जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कल जा रहा हूं और इंडिया गठबंधन जीते, वहां पर जो दल है आदरणीय शरद पवार जी का, वहां पर जो पूर्व मुख्यमंत्री उनका दल है और समाजवादी पार्टी अन्य दल, हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें। सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज़्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। एक मैसेज है कि 6 सीटें कम से कम अखिलेश यादव चाहते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में पैर पसारने के लिए, और इंडिया गठबंधन में एक प्रमुख स्तंभ के तौर पर जब उनकी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की जीत के साथ हो चली है और उत्तर प्रदेश के बहुतेरे लोगों की मौजूदगी महाराष्ट्र के भीतर है, मुंबई शहर में है, तो फिर समाजवादी पार्टी को कम से कम आधी दर्जन सीटें चाहिए। लेकिन दूसरा रास्ता निकलता है कि वो तमाम छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज
जिनकी मौजूदगी एक विधायक, दो विधायक, तीन विधायक तक रहती है और जो इससे पहले इंडिपेंडेंट भी थे, क्या उनको साथ लाया जा सकता है? यह दूसरा रास्ता है इंडिया गठबंधन के भीतर का। इसके दायरे में बहुजन विकास अघाड़ी भी आएगा, जिसके 3 विधायक हैं। हितेन ठाकुर की यह पार्टी है, वसई विरार में चलती है। इसी तरीके से प्रकाश अंबेडकर पर भी नजर है। वो विदर्भ के इलाके में, भंडारा, गोंदिया, उन इलाकों में उनकी मौजूदगी है। तो क्या उनको भी साथ लेकर आया जाए? सीपीएम और सीपीआई तो है शेतकारी संगठन, उसको भी साथ लेकर आना है। स्वाभिमानी पार्टी, उसको भी साथ लेकर आना है। राष्ट्रीय समाज पार्टी, इनको भी साथ लेकर आना है। महाराष्ट्र जन स्वराज शक्ति पार्टी, इनके भी एक विधायक है। इससे पहले जिनके भी नाम हमने पढ़े, सभी के एक एक विधायक हैं। भारतीय शेतकारी पार्टी की भी एक विधायक है। इंडिपेंडेंट हालांकि 13 विधायक हैं। यह दूसरा सवाल है कि इतने सारे छोटे छोटे राजनीतिक दल वोटों को बांटेंगे, वोटों का बंटवारा करेंगे, और वो बंटवारा नहीं होना चाहिए। यह मैसेज, यह रास्ता दूसरा है इंडिया के भीतर का कि पहले इंडिया के तमाम चेहरों को आप महाराष्ट्र लाइए, सीट देकर उनको चुनाव लड़वाइए, और दूसरा हिस्सा है कि जो भी छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं उनको साथ लेकर आना ही होगा। उसके बगैर काम नहीं चलेगा। यह दूसरा रास्ता है। तीसरा रास्ता महत्वपूर्ण भी है और उलझा हुआ भी है, क्योंकि जाट वोट बैंक के आश्रय जो गड़बड़ी जाट वर्सेस बाकी 35 बिरादरी की हरियाणा के भीतर हो गई, क्या वैसी ही गलती महाराष्ट्र के भीतर मराठा वोट बैंक के आश्रय तो नहीं हो जाएगी, या फिर धनखड़ के आश्रय तो नहीं हो जाएगी? ये दरअसल 2 अलग अलग सवाल नहीं, जातियों के समीकरण को कैसे साधा जाए, यह तीसरा रास्ता है जिसे इंडिया गठबंधन को इस बार बनाना है। इस रास्ते को बनाने में उसके सामने अब आरक्षण का मुद्दा है। आरक्षण के मुद्दे में मराठा का होना है। मराठा आरक्षण चाहते हैं और ओबीसी को लगता है कि उसके हिस्से की आरक्षण चला जाएगा कुछ और बट जाएगा, तो फिर उसके हिस्से में वह लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए मराठा वर्सेस ओबीसी करने की स्थिति में अगर बीजेपी आ जाती है तो ओबीसी वोट बैंक एक झटके में बीजेपी के साथ चला जाएगा। तो ऐसे में इस तरीके से मैनेज आपको करना है कि मराठा और ओबीसी दोनों साथ में कैसे खड़ा हो, उम्मीदवारों के आश्रय, उनकी मांगों के आश्रय, उसके लिए कोई सामाजिक न्याय की नई परिस्थिति और नए डिजाइन में अपने मैनिफेस्टो में जिक्र करके किया जाए। क्योंकि इस परिस्थिति में धनगढ़ समाज जो है वह भी आदिवासी की कैटेगरी चाहता और आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं। और ध्यान दीजिए तो पिछले दिनों वहां पर जो डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल थे वह मंत्रालय की 3री मंजिल से कूद गए, ट्राइबल है वो। ये सारे सवाल इसलिए उलझा रहे क्योंकि धनखड़ों की मौजूदगी भी ओबीसी में 9% है और वो आदिवासी का टैग चाहते हैं, आदिवासी की मान्यता चाहते हैं। यानी आरक्षण के जरिए मराठा और आदिवासी के भीतर धनगढ़ के आने की स्थिति में यह एक नया सवाल इसलिए है क्योंकि इसके साथ जो पुराने सवाल थे वो गायब हो गए हैं। इससे पहले हिंदुत्व का आसरा था, सेकुलरिज्म का जिक्र था, अब वो चीजें गायब हो गई हैं। तो दूसरी स्थिति जातीय आरक्षण और जातीय समीकरणों को साधने की है। यह तीसरा रास्ता है। चौथा रास्ता शायद एक उलझन भरा रास्ता है। यह उलझन भरा रास्ता इसलिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि एक तरफ शिवसेना से निकलकर उद्धव ठाकरे बिल्कुल नए समीकरणों के साथ इस बार पहली बार चुनाव मैदान में जाने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में गए जरूर थे लेकिन वह दिल्ली का चुनाव था। यह महाराष्ट्र का चुनाव है जहां के मुख्यमंत्री वह रह चुके हैं, बेहतरीन सरकार चला रहे थे, लेकिन एक झटके में शिवसेना को तोड़ दिया गया और उसमें से एकनाथ शिंदे निकलकर यह कहते हुए निकले कि बाल साहब ठाकरे जो कहा करते थे और जिस हिंदुत्व के आश्रय चलते थे और आनंद दीघे जिस बात का जिक्र करते थे वो सारी बातें एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर मटिया मेट कर दिया उद्धव ठाकरे ने, तो मैं तो उधर चला। और फिर माथे पर बड़ा टीका लगाकर और हिंदुत्व का नारा लगाते हुए बीजेपी ने हाथों हाथ लिया, मुख्यमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री के दावेदार देवेंद्र फडणवीस को पीछे कर दिया। राजनीति का यह मिजाज पहली बार हिंदुत्व के उस परीक्षण का भी वक्त है जिसको बरसों बरस से महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर सींचा, लेकिन इस बार वह 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इस चौथे रास्ते को भी साधना है।
यह चौथा रास्ता कैसे सधेगा, किस रूप में सधेगा, यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अजीत पवार तो शरद पवार के साथ थे, एनसीपी में थे, सेकुलरिज्म का जिक्र करते थे। वहां से निकलकर वह बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, जहां पर हिंदुत्व का जिक्र है, कट्टरवादी हिंदुत्व का जिक्र इस एस्पेक्ट से भी हो रहा है कि बकायदा एकनाथ शिंदे के पार्टी या बीजेपी के नेता अजीत पवार को देखकर ना जाने कैसी कैसी बातें करने लगते हैं और कहते हैं कैबिनेट मीटिंग में तो हम उनको देख नहीं पाते हैं। उन बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं वोटरों के मन में तो यह सवाल उठ सकता है कि आखिर अजीत पवार कहां पर हैं। और अगर अजीत पवार सेकुलरिज्म है और बीजेपी हिंदुत्व है और एकनाथ शिंदे हिंदुत्व है, तो दोनों के वोट ट्रांसफर कैसे होंगे? यही सवाल उद्धव ठाकरे को लेकर एनसीपी और कांग्रेस के वोटरों के भीतर भी होगा। हालांकि बड़ी मलहम पट्टी उद्धव ठाकरे ने घूम घूम कर की है। वो धारावी का इलाका हो, मुस्लिम बहुल इलाके के भीतर उनका जाना हो, भिवंडी के भीतर उनकी रैलियां हो, तमाम जगहों पर बड़ी मशक्कत की गई है। लेकिन सवाल तो यह है कि दूसरी तरफ मदरसा में पढ़ाने वालों को 10,000 रुपए ज्यादा वेतन बढ़ाने का जिक्र तो एकनाथ शिंदे ने किया। तो अगर वो हिंदुत्व का ओढ़ना ओढ़े हुए थे तो फिर एक झटके में उन्हें मदरसा याद क्यों आ गया? यानी पहली बार जो ऐसा चुनाव है जिसमें वोट जो है उसको भी समझना और तय करना है कि वो वोट ट्रांसफर उसका किनके साथ होना है कि नहीं होना है। और इसी से निकला हुआ है पांचवा रास्ता। इस रास्ते के भीतर यह सबको समझ में आ गया है कि महाराष्ट्र में इस बार वोटिंग किसी को हराने के लिए नहीं होगी। वोटिंग किसको सत्ता में लाना है, कौन सत्ताधारी होगा, इसलिए होगी। और यह मैसेज पांचवा जो रास्ता है यह सबसे बड़ा रास्ता है। यह इसलिए बड़ा रास्ता है क्योंकि पहली बार जो 6 पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें से 4 नेता तो ऐसे हैं जो शीर्ष पर हैं। 4 पॉलिटिकल पार्टीज के चारों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शरद पवार 28 वर्ष की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे, तब वो कांग्रेस छोड़कर आए थे, वहां उन्होंने झटका दे दिया था, मुख्यमंत्री बन गए। उद्धव ठाकरे एक झटके में, बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उन्होंने बीजेपी को झटका दे दिया और यहां खड़े होकर मुख्यमंत्री बन गए। एकनाथ शिंदे एक झटके में शिवसेना को झटका देकर मुख्यमंत्री बन गए। देवेंद्र फडणवीस अरसे बाद एक मुख्यमंत्री मिला जिसने 5 साल का टर्म पूरा किया, लेकिन जब दूसरे टर्म की बात आई तो उनको मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। वह भी एकनाथ शिंदे के अंदर और एकनाथ शिंदे की राजनीतिक कद और देवेंद्र फडणवीस का कद, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन फिर भी देवेंद्र फडणवीस ने इस बात से समझौता किया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के भरोसे बीजेपी महाराष्ट्र में चुनाव नहीं जीत सकती है। एकनाथ शिंदे के आश्रय शिवसेना एकनाथ शिंदे की चुनाव नहीं जीत सकती है। उद्धव ठाकरे के आश्रय शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना चुनाव नहीं जीत सकती है। और शरद पवार अपने बूते एनसीपी को सत्ता में नहीं ला सकते हैं। और जिसके पास कोई चेहरा नहीं है और जिसकी अपनी राजनीतिक पकड़ पहचान जो नेताओं के आश्रय चलती थी वो है ही नहीं, वो कांग्रेस है। और कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है और केंद्र में या कहीं सेंटर लेवल पे विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की मौजूदगी है। और एक चेहरा डिप्टी सीएम के तौर पर रहे पवार साहब, अजीत पवार साहब का भी है। यानी 4 मुख्यमंत्री हैं, एक डिप्टी सीएम है जो 4 मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 6 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और किसी में दम नहीं है कि अपने बूते वह सत्ता में आ जाए। तो गठबंधन की राजनीति को साधने की परिस्थिति में किस चेहरे का कहां इस्तेमाल कैसे होना है और कैसे करना है, यह सवाल इंडिया गठबंधन के भीतर भी है। पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार की मौजूदगी, मुंबई के भीतर में उद्धव ठाकरे की मौजूदगी, विदर्भ और मराठवाड़ा में कांग्रेस की राजनीति क्या इंडिया गठबंधन को सत्ता तक पहुंचा देगी? हालांकि आप बोलेंगे कोंकण में भी उद्धव ठाकरे को ले लीजिए और उत्तर महाराष्ट्र के हिस्से में भी तीनों को मिला के ले लीजिए, लेकिन अलग अलग खांचों में यह 5वां
रास्ता भी बनाना है, क्योंकि सामने एकनाथ शिंदे की वो सरकार है जो 1,500 रुपए महीना बीते 3-4 महीनों का हिस्सा बांट चुकी है 2 करोड़ महिलाओं को राज्य में। युवाओं को इस दौर में भत्ता मिल रहा है और तमाम सुविधाओं का अपरंपार है, जातियों के समीकरण के आश्रय तमाम चीजें अपनी जगह पर है। लेकिन इन 5 रास्तों के आश्रय इंडिया गठबंधन को फतह करनी है उस महाराष्ट्र के किले पर, जिस महाराष्ट्र के किले को गंवाने की स्थिति में बीजेपी कतई नहीं है। और यह आखिरी सवाल बीजेपी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास वो कौन सा कॉरपोरेट है जो पैसा का दांव लगाने के लिए साथ खड़ा होगा, शायद इस दौर में कोई नहीं है। और कॉरपोरेट का वो कौन सा कॉरपोरेट हिस्सा होगा जो बीजेपी के साथ ना जाए या एकनाथ शिंदे सरकार के साथ ना जाए, कोई नहीं होगा। सभी इसी पार खड़े होंगे। यानी लड़ाई उस पूंजी की भी है जिस पूंजी पर पूरी तरीके से कब्जा एनडीए का है। आप वहां पर महायुति और महाअघाड़ी के शब्दों में मत जाइए। यह पूरी लड़ाई है उस वर्चस्व की जिस वर्चस्व के आश्रय उस राजनीति को बीते 10 बरस में खाद पानी दिया गया, जिसके आश्रय इस देश में इकोनॉमिक पॉलिसीज में भी कॉरपोरेट का खुला नेक्सस नजर आता है। और उस कॉरपोरेट की पूरी पूंजी अगर महाराष्ट्र में सिमटी हुई है और वो कहीं ना कहीं गुजरात को भी प्रभावित करती है या गुजरात भी उससे प्रभावित होता है, तो ये मैसेज बहुत साफ है कि महाराष्ट्र का चुनाव इंडिया गठबंधन की उस राजनीति की दिशा में बढ़ चुका है और जिसकी महक अब इंडिया गठबंधन को आ चुकी है। अगर अलग थलग रहे तो फिर महाराष्ट्र चुनाव के बाद हाथ खाली होगा। कांग्रेस के लिए यह सवाल है। इसीलिए कांग्रेस हर गठबंधन की मौजूदगी महाराष्ट्र चुनाव में चाहती है और एकजुटता का एहसास नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति को बचाने के लिए महाराष्ट्र का चुनाव इंडिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो चला है। और सब किसी की किस्मत उसी दांव पर जाकर फंसी है जहां पर महाराष्ट्र चुनाव की बिसात खुद प्रधानमंत्री मोदी, जो आज चंडीगढ़ में बैठक करके भी बिछा रहे थे और दिल्ली में बैठकर गृह मंत्रालय की सीढ़ियों पर चलते वक्त आपको इसका एहसास हो जाएगा कि अमित शाह की पूरी नजर, पूरा ध्यान और उनके टेबल पर बिखरी हुई फाइलों में महाराष्ट्र के तमाम समीकरण क्यों रेंग रहे हैं और उस पर सेंध लगाने की ताकत इंडिया में है या नहीं है, या वो मानकर चल रही है कि भावुकता के आश्रय उनकी पार्टियों को तोड़ा गया, उनको सत्ता से बेदखल किया गया तो जनता साथ खड़ी हो जाएगी। तो ऐसे में इस देश के भीतर में कौन किसके साथ कैसे खड़े होकर चुनाव को पलट सकता है, ये हरियाणा की खुशबू भी आपको बता रही होगी। इंतजार कीजिए आप भी, हम भी करते हैं। ये 5 रास्तों पर रणनीति बननी शुरू हो चली है। इसीलिए अखिलेश यादव कल महाराष्ट्र जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।